Hello everyone, Class 10 History Chapter 1 The Rise of Nationalism in Europe। इस चैप्टर के पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उसमें उदय होने के साथ क्या क्या चेंजेस हुए। अब हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे कि वो कौन कौन सी घटनाएं थीं जिसने यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण किया, यानी द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इसमें हम इन टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे और हम सीरीज ऑफ इवेंट्स में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या क्या घटनाएं घटित हुईं, क्या क्या समस्याएं थीं, कौन सा वर्ग था, कौन सा वर्ग डोमिनेंट था, क्या क्या उसमें चीज़ों को हटाया गया, किन किन नई चीज़ों को लागू किया गया। इन सब टॉपिक्स के बारे में अब हम आगे पढ़ना शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो इसमें पहला टॉपिक है द कंडीशन ऑफ यूरोप इन मिड 18th सेंचुरी, यानी मध्य 18वीं शताब्दी में यूरोप की क्या स्थिति थी। नो नेशन स्टेट्स एंड द एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म, कि कोई भी नेशन स्टेट नहीं था और वहाँ राष्ट्रवाद की कमी थी। हम लोगों ने पिछले वीडियो में नेशन स्टेट और नेशनलिज्म इन दोनों टॉपिक्स के बारे में पढ़ा था और उसके बारे में जाना था। अगर किन्हीं का वीडियो मिस हो गया हो तो इस लिंक में क्लिक करके उसके पहले के वीडियो में उन सब चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो नो नेशन स्टेट्स एंड द एब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म, कि राष्ट्र राज्य नहीं था और राष्ट्रवाद की भावना के लोगों के अंदर कमी थी। पीपुल वर डाइवर्सिफाइड बाय लैंग्वेज एंड एथनिसिटी, और लोग अलग अलग भाषाएं बोलते थे और उनकी पहचान भी, उनकी संस्कृति भी अलग अलग थी। यानी कि एक ही जगह पर रहने वाले लोगों की भाषाएं अलग अलग थी और उनके कल्चर, उनके रहन सहन का तरीका भी अलग अलग था। टुडेज जर्मनी, इटली एंड स्विट्ज़रलैंड वर डिवाइडेड इनटू ऑटोनोमस टेरिटरीज, किंगडम्स, डचीज एंड कैंटोन। और आज का जो जर्मनी, इटली और स्विट्ज़रलैंड है वह अलग अलग टेरिटरीज में विभाजित था, जैसे डचीज, कैंटोन, इस तरीके से का कई अलग अलग टेरिटरीज में जो देश थे वो विभाजित थे। ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप वॉज अंडर ऑटोक्रेटिक मोनार्की एंड द पीपल इन दिस रीजन लैक्ड कॉमन आइडेंटिटी। और पूर्वी और मध्य यूरोप में निरंकुशवाद थी, वहाँ पर एक ही राजा का प्रचलन चलता था और लोगों के अंदर एक समान आइडेंटिटी की, एक जैसी पहचान की सख्त कमी थी। हैब्सबर्ग एम्पायर included the regions of Tyrol, Austria, Sudetenland, Bohemia, Galicia and parts of Italy. In these regions, people spoke different languages like German, Italian, Magyar, Polish and local dialects. जो हैब्सबर्ग एम्पायर था उसमें इतने सारे राज्य थे, यानी रीजन, क्षेत्र थे। टायरोल, ऑस्ट्रिया, सुडेटनलैंड, बोहेमिया, गैलिशिया और इटली का कुछ पार्ट्स, यानी एक ही एम्पायर के अंडर में इतने सारे अलग अलग रीजन्स थे और हर रीजन में, हर क्षेत्र में अलग अलग तरह की भाषाएं, जैसे जर्मन, इटालियन, मैग्यार, पॉलिश और भी जो लोकल भाषा थी वो बोली जाती थी। एक ही एम्पायर में कोई कॉमन लैंग्वेज नहीं थी, लोगों के अंदर कोई कॉमन एथनिसिटी नहीं थी, उनकी कोई कॉमन पहचान नहीं थी। एक ही एम्पायर में अलग अलग क्षेत्र थे और हर क्षेत्र की भाषा, वहाँ की संस्कृति अलग अलग थी। द ओनली बाइंडिंग फोर्स वॉज द कॉमन पीपल्स एलिगेंस टू द एम्पेरर। और उस उतने बड़े टेरिटरी में, उतने बड़े क्षेत्र में सिर्फ लोग एक ही सूत्र से बंधे हुए थे, वह थी सम्राट के प्रति उनकी निष्ठा। यानी बस वही एक समान भावना थी वहाँ पर रहने वाले लोगों के अंदर, अन्यथा हर लोगों की अलग अलग पहचान थी, किसी की कोई विशिष्ट पहचान नहीं थी। सभी अलग अलग भाषाएं बोलते थे, सबका रहन सहन, सबका पहनावा ओढ़ावा, सबका खान पान, काम करने का तरीका, सब कुछ अलग अलग था। कोई उनके अंदर कॉमन आइडेंटिटी नाम की चीज़ नहीं थी। यानी कि मध्य 18वीं शताब्दी में यूरोप की स्थिति ये थी कि कोई भी जो वहाँ की जनता थी वह एक सूत्र में बंधी हुई नहीं थी, सभी अलग अलग थे और उनके बस एक ही चीज़ जो उनको आपस में बांधी हुई थी वह थी सम्राट के प्रति उनकी निष्ठा। उसके अलावा उनके अंदर राष्ट्रवाद की कोई भावना नहीं थी कि हम इस देश में रहते हैं तो हम इस देश के नागरिक हैं, ऐसी कोई भावना उनके अंदर नहीं थी। अगला टॉपिक है एरिस्टोक्रेसी, यानी कुलीन वर्ग, जो धनी संपन्न वर्ग थे।
द पीपल ऑफ द हाइएस्ट सोशल क्लास हु ऑफन हैव स्पेशल टाइटल्स, यानी कि जो ऊंचे ऊंचे घराने के लोग थे जिनको कुछ पदवियां प्राप्त थीं उनको एरिस्टोक्रेसी कहा जाता था। एन एलाइट, एलाइट क्या होता है? अ सोशल ग्रुप दैट इज थॉट टू बी द बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट बिकॉज ऑफ इट्स पावर, मनी, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा, यानी एक ऐसा सामाजिक ग्रुप जिसको यह माना जाता था कि वह सबसे अच्छा है और बहुत भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उसके पास सत्ता है, उसके पास धन है, उसके पास समझदारी है, इसलिए उस ग्रुप को सबसे अच्छा माना जाता था और उसी ग्रुप को कहा गया एलाइट। एन एलाइट क्लास सोशली एंड पॉलिटिकली डोमिनेंट, और यही ग्रुप चूँकि इसके पास पैसा था, इसके पास समझदारी थी, इसके पास सत्ता था, सत्ता की शक्ति थी, इसलिए यह सामाजिक और राजनीतिक तौर पर यह काफ़ी डोमिनेंट था बाकी सभी ग्रुप्स पर। न्यूमेरिकली स्मॉलर इन ग्रुप दैन द मेजॉरिटी पीजेंट्री, लेकिन उनकी संख्या काफ़ी कम थी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या किसानों की थी, यानी मजदूरों की थी। ओन्ड एस्टेट्स एंड टाउन हाउसेज, और उनके पास अपनी खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ थीं, उनके पास भूमि थी और उन्होंने शहर में घर भी खरीदे हुए थे। स्पोक फ्रेंच लैंग्वेज, वो फ्रेंच भाषा बोलते थे। ऑफन फैमिलीज वर कनेक्टेड बाई टाइज ऑफ मैरिजेज, और वो आपस में ही विवाह करते थे, यानी कि जितने जो छोटे से ग्रुप हैं वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे क्योंकि एक दूसरे के घर वो लोग विवाह कर लेते थे। होल्डिंग अ वास्ट एस्टेट्स बाय एरिस्टोक्रेट्स वॉज द कैरेक्टरिस्टिक्स इन द ईस्टर्न एंड सेंट्रल यूरोप, अ टाइप ऑफ लैंडेड एरिस्टोक्रेसी, और पूर्वी और मध्य यूरोप में ये जो कुलीन वर्ग थे यह बेसिकली बड़े बड़े ज़मींदार हुआ करते थे। लैंडेड एरिस्टोक्रेसी थी, ये ज़मींदार हुआ करते थे जो किसानों को, मज़दूरों को रेंट पर ज़मीन दिया करते थे ताकि वो उस पर काम करें और इसके बदले में किसान या मज़दूर उन्हें पैसा देते थे, कुलीन वर्ग को पैसा देते थे। तो एरिस्टोक्रेसी में हमने क्या देखा कि एक बहुत ही धनी संपन्न वर्ग था जिसकी ग्रुप्स काफ़ी छोटे छोटे हुआ करते थे, लेकिन छोटे ग्रुप होने के बावजूद ये काफ़ी डोमिनेंट थे पॉलिटिकली और सोशली, क्योंकि इनके पास शक्ति थी, इनके पास सत्ता थी, इनके पास धन था, इनके पास इंटेलिजेंस थी, इनके खुद की प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ हुआ करती थी, शहरों में घर हुआ करते थे, ये फ्रेंच भाषाएं बोला करते थे और एक दूसरे से विवाह के बंधन सूत्र से जुड़े हुए होते थे, और ये जागीरदार हुआ करते थे, ज़मींदार हुआ करते थे जिनके ज़मीन पर छोटे छोटे मजदूर काम करते थे और इसके बदले में इन्हें किराया देते थे। न्यू मिडिल क्लासेज, अब एक नया मध्य वर्ग का उदय हुआ। इंडस्ट्रियलाइजेशन इन वेस्टर्न यूरोप लेड टू द ग्रोथ ऑफ टाउन्स, ट्रेड एंड प्रोडक्शन फॉर द मार्केट। जब वेस्टर्न यूरोप में औद्योगिकरण का जब माहौल शुरू हुआ तो उसने शहर में, व्यापार में और मार्केट के लिए प्रोडक्शन के आसार खोल दिए और ज़्यादा से ज़्यादा व्यापार होना वहाँ पर शुरू हुआ। कमर्शियल क्लासेज इमर्ज्ड विच वर इंगेज्ड इन द प्रोडक्शन फॉर मार्केट, व्यापार वर्ग का उदय हुआ जिसने मार्केट में अब सामानों की पैदावार बढ़ा दी, सामानों की जो खरीद फरोख्त थी उसमें बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई। ए न्यू वर्किंग क्लास पॉपुलेशन केम इनटू बीइंग, और एक नया ऐसा पॉपुलेशन सामने आया जो कि काम कर रहा था। काम करने का मतलब कि उससे अब जो आर्थिक फ़ायदा है देश को वो मिलना शुरू हो रहा था। उस मिडिल क्लासेस में कौन कौन थे? इंडस्ट्रियलिस्ट थे, यानी कि जो व्यापारी थे, जो उद्योग चलाते थे, बिजनेसमैन व्यापारी हो गए, और प्रोफेशनल जैसे कि वकील हो गए, डॉक्टर हो गए, आर्टिस्ट हो गए, इस तरह के कार्य करने वाले लोग थे। द लिबरल माइंडेड एडुकेटेड मिडिल क्लासेज गेव मोमेंटम टू द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी एंड एबॉलिशन ऑफ प्रिविलेजेस, और ये जो नया जो मध्यम वर्गीय जो वर्ग था, जो काफ़ी शिक्षित था, समझदार था, अब इसने ये आइडिया देना शुरू किया, लोगों को बताना शुरू किया कि एक नेशनल यूनिटी होनी बहुत ज़रूरी है, एक आपसी जो एक रास्ता होती है, राष्ट्रवाद की भावना होती है, उस भावना का उदय होना बहुत ज़रूरी है, और जो भी प्रिविलेजेस लगाए गए हैं, जो भी भेदभाव किए जाते हैं, उस भेदभाव को ख़त्म करना काफ़ी ज़रूरी है। यानी कि अब ये निरंकुश राजतंत्र को ख़त्म करने की बात करते थे कि इस निरंकुश राजतंत्र को ख़त्म किया जाए, डेमोक्रेसी लाई जाए, ताकि लोगों के अंदर एक रास्ता आए, एक समान भावना उनके अंदर हो, उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना उदय होगी, जिससे देश का विकास हो सके। अगला इसमें टॉपिक हमारा लिबरलिज्म यानी कि उदारवाद।
उदारवाद क्या होता है? लिबरलिज्म कम फ्रॉम द वर्ड लिबर विच मीन्स फ्री। लिबरलिज्म उदारवाद जो है शब्द वह लिबर शब्द से आया है जिसका मतलब होता है फ्री यानी कि मुक्त। तो यहाँ मुक्त का मतलब क्या? सभी बंधनों से मुक्त, सभी भेदभाव से मुक्त। द आइडियोलॉजी ऑफ लिबरलिज्म एमॉन्ग द न्यू मिडिल क्लासेज promoted the idea of nationalism aligning it with liberalism। और उदारवादियों का जो आइडियोलॉजी था वह था कि जो नए मिडिल क्लास हैं वो राष्ट्रवाद की भावना को लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो लोग निरंकुश राजतंत्र के गुलामी से खुद को अलग कर सकें और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें, एक ऐसे राष्ट्र की मांग करें जहां पर सभी लोग बराबर हों। तो बराबर दो टर्म से, एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक। तो आइए देखते हैं कि पॉलिटिकल टर्म्स में किस तरीके से और इकोनॉमिक टर्म्स में किस तरीके से। तो पॉलिटिकल टर्म्स में फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल्स कि हर किसी को व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए कि कोई भी कार्य कर सके, कहीं भी आ जा सके, उस पर कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए। इक्वलिटी बिफोर लॉ विदाउट यूनिवर्सल सफ्रेज कि कानून की नज़र में सभी लोग बराबर होने चाहिए और सभी को मताधिकार का सभी लोगों को उनको अधिकार होना चाहिए ताकि वो बिना किसी भेदभाव के किसी को भी वोट कर सकें। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट बाय कंसेंट और आपसी सहमति से एक संवैधानिक सरकार का निर्माण होना जरूरी है। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस निरंकुश राजतंत्र का खात्मा होना चाहिए। इनवॉयलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी और सभी लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये हुआ पॉलिटिकल टर्म में कि सभी लोगों को व्यक्तिगत स्वतंत्रता होनी चाहिए, बिना किसी भेदभाव के सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, आपसी सहमति से सरकार का निर्माण होना ज़रूरी है, निरंकुश राजतंत्र को खत्म करके और सभी लोगों को प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने का अधिकार मिलना चाहिए। ये था पॉलिटिकल टर्म में। अब आते हैं इकोनॉमिक टर्म्स में। इकोनॉमिक टर्म्स में फ्रीडम ऑफ मार्केट्स यानी जो व्यापार है उसमें स्वतंत्रता होनी चाहिए। किस तरह की स्वतंत्रता? एबोलिशन ऑफ रेस्ट्रिक्शंस ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स कि जो भी सामानों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है उसमें किसी भी तरह का कोई बैरियर ना हो, सभी रेस्ट्रिक्शंस को हटा दिए जाए। क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक यूनिफाइड टेरिटरी और आर्थिक तौर पर एक ऐसी टेरिटरी का निर्माण किया जाए जो आर्थिक तौर पर एक दूसरे से बंधे हुए हों, यानी कि उनके साथ व्यापारिक संबंध बना रहे। इकोनॉमिक यूनिफिकेशन वॉज सपोज टू बूस्ट द आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी और इकोनॉमिक यूनिफिकेशन से क्या होगा कि जो राष्ट्रवाद की भावना है वह बहुत तेज़ी से लोगों के अंदर प्रज्वलित होगी, बहुत तेज़ी से लोगों के अंदर वो भावना जागृत होगी। जब वो इकोनॉमिकली जब लोग सेम होने शुरू हो जाएंगे, जब सभी आर्थिक स्थिति से बराबर होने शुरू हो जाएंगे, तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर जो भेदभाव की भावना है वो खुद ब खुद कम होती चली जाएगी, जिससे उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना जागृत होनी शुरू होगी। तो इस तरीके से जो लिबरलिज्म थे वह इन सुधारों को चाहते थे। अब सवाल ये उठता है कि आखिर इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या क्या ऑब्स्टेकल्स थे, क्या क्या गतिरोध थे जो आर्थिक उन्नति को रोकते थे। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप नेपोलियन हैड यूनिफाइड द जर्मन स्पीकिंग रीजन्स इनटू ए कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप करने के लिए नेपोलियन ने जर्मन स्पीकिंग रीजन्स को 39 स्टेट्स में यूनिफाइड किया था। ईच स्टेट हैड इट्स ओन करेंसी, वेट्स एंड मेजर सिस्टम और हर राज्य का अपना अलग करेंसी था, उसके वेट एंड मेजर के सिस्टम भी अलग अलग थे। डिफरेंट कस्टम बैरियर्स एग्जिस्टेड और एक स्टेट को दूसरे स्टेट से अगर व्यापार करना होता था, सामानों का आदान प्रदान करना होता था, तो उन्हें वहाँ पर कस्टम ड्यूटी देनी होती थी, उन्हें वहाँ टैक्स देना पड़ता था। अराउंड 5% कस्टम ड्यूटीज़ टू बी पेड एट ईच कस्टम बैरियर और हर स्टेट पर जहाँ भी टैक्स कटता था वहाँ पर उनको 5% कस्टम ड्यूटी देनी होती थी। नॉन यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स मेड कैलकुलेशन वर्क डन कंज्यूमिंग और चूँकि जैसा कि हमने देखा कि हर स्टेट का अलग अलग वेट और मेजर सिस्टम था, तो यह जो एक रूपता नहीं थी कि एक ही टेरिटरी में
वेट और मेज़र का सिस्टम अलग अलग हो, हर स्टेट के लिए अलग अलग हो, तो जब भी एक स्टेट से सामान दूसरे स्टेट में जाता था तो वहाँ पर वेट और मेज़र का सिस्टम बदल जाया करते थे। तो इस चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था कि यहाँ पर वेट और मेज़र कुछ और है, लेकिन स्टेट क्रॉस करते ही वहाँ पर कुछ और हो जाया करेगा। एल्ले द मेजर ऑफ क्लॉथ हैड डिफरेंट लेंथ इन डिफरेंट रीजन्स। उदाहरण के तौर पर एल्ले, जो कि कपड़ा नापने का जो मेजरमेंट था, यूनिट था एल्ले, उसके अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग डिफरेंट मेजरमेंट थे। जैसे इन फ्रैंकफुट 54.7 सेंटीमीटर, यानी फ्रैंकफुट में एक एल्ले का 54.7 सेंटीमीटर होता था, लेकिन मेंज में 55.1 सेंटीमीटर होता था। न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर होता था और फ्रीबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर होता था। तो यहीं पर एक छोटे से उदाहरण से हम लोगों ने देखा कि एक कपड़े की मेज़रमेंट में ही अलग अलग रीजन में कितनी विविधता है, यानी कि कहीं पे 54.7 है तो कहीं 55.1 है, कहीं 65.6 है तो कहीं 53.5 है। इसी तरीके से हर सामान का जो मेज़रमेंट जो पैमाना था वो अलग अलग था, जिससे लोगों को काफ़ी परेशानी होती थी। अब जाहिर सी बात है, अगर छोटे से एग्जाम्पल में मेज़रमेंट का ही अगर जो यूनिट है वो अगर एक समान न रहे तो लोगों के अंदर यूनिटी की भावना कहाँ से आएगी। उन्हें तो हमेशा ये लगेगा कि हमारे यहाँ कुछ और है लेकिन दूसरे स्टेट में कुछ और है, एक ही एम्पायर में। लेकिन अगर एक ही एम्पायर में मेजरमेंट यूनिट सेम रहे तो बिना किसी प्रॉब्लम के वो अपना व्यापार कर सकते हैं और सामानों का आदान प्रदान कर सकते हैं। अगला टॉपिक है इसमें हमारा ज़ोल्वेरिन। ज़ोल्वेरिन क्या है? ज़ोल्वेरिन वॉज ए कस्टम यूनियन ऑफ डिफरेंट कस्टम बैरियर्स, यानी अलग अलग जो कस्टम बैरियर्स थे उनके जगह पर एक उनको हटाकर एक सिंगल टैक्स लगाया गया जिसको ज़ोल्वेरिन कहा गया। जैसे अभी हमारे देश में जितने भी टैक्सेस थे, जो आपके वैट था, सीएसटी, टीन, ये सब था, इन सब चीज़ों को हटाकर एक सिंगल टैक्स ले आया गया, जीएसटी। उसी तरीके से उस समय में जो अलग अलग कस्टम बैरियर थे उन सभी बैरियर्स को हटाकर एक सिंगल टैक्स कर दिया गया, ज़ोल्वेरिन। In 1804, Zollverein was formed due to the initiatives taken by Prussia. 1804 में ज़ोल्वेरिन का निर्माण हुआ। प्रूशिया ने उसका इनिशिएटिव लिया कि सभी टैक्स को हटाकर एक सिंगल टैक्स को रखा जाए। इट एबॉलिशेस टैरिफ बैरियर्स, इससे जो टैरिफ बैरियर्स थी अब तो पूरी की पूरी खत्म हो गई। यानी एक जगह एक टैक्स कटेगा और उसके बाद वो सामान का कहीं भी आदान प्रदान करें, बीच में कोई भी उनसे टैरिफ नहीं लिया जाएगा। द नंबर ऑफ करेंसीज रिड्यूसेस फ्रॉम 30 to 2, और जो करेंसीज थी यानी अलग अलग एक ही एम्पायर में 30 अलग अलग तरह की करेंसीज थी, उस 30 से घटाकर सिर्फ 2 ही करेंसी कर दिया गया। द क्रिएशन ऑफ रेलवे ऑल्सो हेल्प्ड मोबिलिटी एंड इकोनॉमिक यूनिफिकेशन एंड प्रॉस्पेरिटी, और जब रेलवे का निर्माण हुआ तो उससे चीज़ों को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना काफ़ी आसान हो गया और उससे इकोनॉमिक यूनिफिकेशन और प्रॉस्पेरिटी भी आई, क्योंकि जब रेलवे आया तो रेवेन्यू आया, रेवेन्यू आने से आर्थिक स्थिति अच्छी होनी शुरू हुई, और जब आर्थिक स्थिति अच्छी होनी शुरू हुई तो लोगों का जीवन स्तर बढ़ना शुरू हो गया। द इकोनॉमिस्ट लाइक फ्रेडरिच लिस्ट expressed that economic system is the only means to engender national feeling, और फ्रेडरिच लिस्ट जो उस वक्त के अर्थशास्त्री थे उनका यह मानना था कि इकोनॉमिक सिस्टम ही एक ऐसा तरीका है जिससे नेशनल फीलिंग की भावना लोगों के अंदर जागृत होगी, क्योंकि वही बात, जब इकोनॉमिक स्थिति जब अच्छी होगी तो लोगों का जीवन स्तर अच्छा होगा, सभी लोग इकोनॉमिकली एक लेवल पर आ जाएंगे, फिर उनके अंदर बड़े छोटे होने की भावना खत्म हो जाएगी और उनके अंदर राष्ट्रवाद की भावना उदय होनी शुरू होगी। तो इस टॉपिक में हम लोगों ने यह देखा किस तरीके से राष्ट्रवाद का निर्माण किया गया यूरोप के अंदर में, जिसका हम लोग फिर से एक समरी देख लेते हैं कि अगर हम मध्य 18वीं सदी के यूरोप के नक्शे को देखें तो उसमें वैसे राष्ट्र राज्य नहीं मिलेंगे जैसे कि आज हैं, जिन्हें आज हम जर्मनी, इटली और स्विट्जरलैंड के रूप में जानते हैं। वे तब राजशाहियों, डचियों और कैंटनों में बटे हुए थे, जिनके शासकों के स्वायत्त क्षेत्र थे। पूर्वी और मध्य यूरोप निरंकुश राजतंत्रों के अधीन थे और इन इलाकों में तरह तरह के लोग रहते थे। वे अपने आप को एक सामूहिक पहचान या किसी समान संस्कृति का भागीदार नहीं मानते थे।
अक्सर वे अलग अलग भाषाएं बोलते थे और विभिन्न जातीय समूहों के सदस्य थे। उदाहरण के तौर पर ऑस्ट्रिया हंगरी पर शासन करने वाला हैब्सबर्ग साम्राज्य कई अलग अलग क्षेत्रों और जनसमूहों को जोड़कर बना था। इसमें एल्प्स के टेरोल, ऑस्ट्रिया और सुडेटेनलैंड जैसे इलाकों के साथ साथ बोहेमिया भी शामिल था, जहाँ के कुलीन वर्ग में जर्मन भाषा बोलने वाले ज़्यादा थे। हैब्सबर्ग साम्राज्य में लोम्बार्डी और वेनेशिया जैसे इतावली भाषी प्रांत भी शामिल थे। हंगरी में आधे लोग मैग्यार भाषा बोलते थे, जबकि बाकी लोग विभिन्न बोलियों का इस्तेमाल करते थे। गालिसिया में कुलीन वर्ग पॉलिश भाषा बोलता था। इन प्रभावशाली समूहों के अलावा हैब्सबर्ग साम्राज्य की सीमा रेखाओं के भीतर भारी संख्या में खेती करने वाले लोग अधीन अवस्था में रहते थे, जैसे उत्तर में बोहेमियन और स्लोवाक, कार्नियोला में स्लोवेन्स, दक्षिण में क्रोएट और तथा पूरब की तरफ ट्रांसिल्वेनिया में रहने वाले रोमन लोग। ऐसा फर्क राजनीतिक एकता की आसानी से बढ़ावा देने वाला नहीं था। इन तरह तरह के समूहों को आपस में बांधने वाला तत्व केवल सम्राट के प्रति सबकी निष्ठा थी। तो सवाल ये उठता है कि राष्ट्रवाद और राष्ट्र राज्य का विचार कैसे उभरा। सामाजिक और राजनीतिक रूप से जमीन का मालिक कुलीन वर्ग यूरोपीय महाद्वीप का सबसे प्रभुत्वशाली वर्ग था। इस वर्ग के सदस्य एक साझा जीवन शैली से बंधे हुए थे, जो क्षेत्रीय विभाजनों के आर पार व्याप्त थी। वे ग्रामीण इलाकों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। राजनीतिक कार्यों के लिए तथा उच्च वर्गों के बीच वे फ्रेंच भाषा का प्रयोग करते थे। उनके परिवार अक्सर वैवाहिक बंधनों से आपस में जुड़े होते थे, मगर यह शक्तिशाली कुलीन वर्ग संख्या के लिहाज से एक छोटा समूह था। जनसंख्या का अधिकांश लोग कृषक थे। पश्चिम में ज़्यादातर ज़मीन पर किराएदार और छोटे काश्तकार खेती करते थे, जबकि पूर्वी और मध्य यूरोप में भूमि विशाल जागीरों में बटी हुई थी, जिस पर भूदास खेती करते थे। पश्चिमी और मध्य यूरोप के हिस्सों में औद्योगिक उत्पादन और व्यापार में वृद्धि से शहरों का विकास और वाणिज्यिक वर्गों का उदय हुआ, जिनका अस्तित्व बाजार के लिए उत्पादन पर टिका था। इंग्लैंड में औद्योगिकरण 18वीं सदी के दूसरे भाग में आरंभ हुआ, लेकिन फ्रांस और जर्मनी के राज्यों में कुछ हिस्सों में यह 19वीं शताब्दी के दौरान ही हुआ। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग, जो उद्योगपतियों, व्यापारियों और सेवा क्षेत्र के लोगों से बने। मध्य और पूर्वी यूरोप में इन समूहों का आकार 19वीं सदी के अंतिम दशकों तक छोटा था। कुलीन विशेषाधिकारों की समाप्ति के बाद शिक्षित और उदारवादी मध्य वर्गों के बीच ही राष्ट्रीय एकता के विचार लोकप्रिय हुए। तो आखिर उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे? तो यूरोप में 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में राष्ट्रीय एकता से संबंधित विचार उदारवाद से करीब से जुड़े थे। उदारवाद यानी लिबरलिज्म शब्द लैटिन भाषा लिबर पर आधारित है, जिसका अर्थ है आज़ाद। नए मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब था व्यक्ति के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष सबकी बराबरी। राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देता था जो सहमति से बना हो। फ्रांसीसी क्रांति के बाद से उदारवाद निरंकुश शासक और पादरी वर्ग के विशेषाधिकारों की समाप्ति, संविधान तथा संसदीय प्रतिनिधि सरकार का पक्षधर था। 19वीं सदी के उदारवादी निजी संपत्ति के स्वामित्व की अनिवार्यता पर भी बल देते थे, लेकिन यह ज़रूरी नहीं था कि कानून के समक्ष बराबरी का विचार सबके लिए मताधिकार के पक्ष में था। आप याद करें कि क्रांतिकारी फ्रांस उदारवादी प्रजातंत्र का पहला राजनीतिक प्रयोग था और वहां मत देने और चुने जाने का अधिकार केवल संपत्तिवान पुरुषों को ही हासिल था। संपत्ति विहीन पुरुष और सभी महिलाओं को राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा गया था। केवल थोड़े समय के लिए जैकोबिन शासन के समय सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार प्राप्त था, मगर नेपोलियन की संहिता पुनः सीमित मताधिकार वापस आई।
और उसने महिलाओं को अवयस्क दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर दिया। संपूर्ण 19वीं सदी तथा 20वीं सदी के आरंभिक वर्षों में महिलाओं और संपत्ति विहीन पुरुषों ने समान राजनीतिक अधिकारों की मांग करते हुए विरोध आंदोलन चलाए। आर्थिक क्षेत्र में उदारवाद बाजारों की मुक्ति और चीज़ों तथा पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने के पक्ष में था। 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी कि आइए हम 19वीं सदी के जोरदार मांग थी। नेपोलियन के प्रशासनिक कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बना। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नाप तौल प्रणाली थी। 1833 में हैम्सबर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था और हर बार 5% सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन या आकार के अनुसार लगाए जाते थे। चूँकि हर क्षेत्र की अपनी नाप तौल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। मसलन कपड़ा को नापने का पैमाना एल था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती बढ़ती थी। अगर 1 एल कपड़ा फ्रैंकफर्ट में खरीदा जाता था तो 54.7 सेंटीमीटर मिलता, मेंज में 55.1 सेंटीमीटर, न्यूरेमबर्ग में 65.6 सेंटीमीटर और फ्राइबर्ग में 53.5 सेंटीमीटर। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी परिस्थितियों को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते हुए एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तुओं, लोग और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। 1834 में प्रूशिया की पहल पर एक शुल्क संघ जॉलवेरिन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्राओं की संख्या 2 कर दी, जो पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थीं। रूढ़िवादी मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्थाएं जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति के पहले के दौर में वापसी नहीं चाहते थे। नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने यह जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में सक्षम था। वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बनाना चाहता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्रों को शक्ति प्रदान कर सकते थे। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रूशिया और ऑस्ट्रिया जैसी यूरोपीय शक्तियां, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था, के प्रतिनिधि यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। इस सम्मेलन यानी कांग्रेस की मेज़बानी ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मैटरनिख ने की। इसमें प्रतिनिधियों ने 1815 की वियना संधि दैट मीन्स ट्रीटी ऑफ वियना तैयार की, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को खत्म करना था जो नेपोलियाई युद्धों के दौरान हुए थे। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बों वंश को सत्ता में बहाल किया गया और फ्रांस में उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया गया था। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार न कर सके। अतः उत्तर में नीदरलैंड्स का राज्य स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पिडमॉन्ट में जिनेवा जोड़ दिया गया। प्रूशिया को उसकी पश्चिमी सीमाओं पर महत्वपूर्ण नए इलाके दिए गए, जबकि ऑस्ट्रिया को उत्तरी इटली का नियंत्रण सौंपा गया। मगर नेपोलियन ने 39 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का हिस्सा दिया गया, जबकि प्रूशिया को
सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया। इन सबका उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिन्हें नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था। साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्थाएं निरंकुश थीं। वे आलोचना और असहमति बर्दाश्त नहीं करती थीं और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थीं। ज़्यादातर सरकारों ने सेंसरशिप के नियम बनाए जिनका उद्देश्य अखबारों, किताबों, नाटकों और गीतों में व्यक्त उन बातों पर नियंत्रण लगाना था जिसने फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी, यानी कि फ्रीडम ऑफ प्रेस। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राजतंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थीं। साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए ज़रूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। ऐसा ही एक व्यक्ति था इटली का क्रांतिकारी जोसेपी मैत्सिनी। उनका जन्म 1807 में जिनेवा में हुआ था और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गया। 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उसे बहिष्कृत कर दिया गया। तत्पश्चात उसने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना की। पहला था मार्सेई में यंग इटली और दूसरा बर्न में यंग यूरोप, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों में समान विचार रखने वाले युवा थे। मैत्सिनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्यों की प्राकृतिक इकाई है। अतः इटली छोटे राज्यों और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता था। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता था। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए। मैत्सिनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैत्सिनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया। मैटरनिख ने उसे हमारे सामाजिक व्यवस्था का सबसे खतरनाक दुश्मन बताया। तो इस तरीके से हमने इस टॉपिक में पढ़ा कि किस तरीके से यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हुआ, रूढ़िवादी परंपरागत राजतंत्रों को खत्म करने की कोशिश की गई, जिसमें बहुत हद तक वो लोग सफल भी हुए। अब इसके आगे के टॉपिक्स में हम लोग ये जानेंगे कि द एज ऑफ रिवॉल्यूशन यानी कौन कौन से क्रांतियाँ हुई और उन क्रांतियों का क्या परिणाम हुआ, उसका क्या असर हुआ। इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी टॉपिक को समझने में कोई प्रॉब्लम हुई हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर आपको इसका जवाब मिल जाएगा। थैंक यू।